O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. So welcome friends. हम लोग सोलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं इन द लाइट ऑफ थियोसफी। 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल थियोसफी दिल्ली के अंदर वो मौजूद हैं। जो जिन्होंने अटेंड नहीं करा है वो जाके देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये है शंकर लॉज की तरफ से कि थियोसफी की कोर टीचिंग्स जो हैं, जो इस सोलर सिस्टम के माध्यम से हमारे को मिल सकती है, हम उसको बहुत इजी सरल शब्दों के अंदर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते करते हम समझ लें, क्योंकि ये कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे हमारे मेंबर्स के लिए। तो आज हम उसी के अंदर, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में थर्ड पार्ट को आज हम कवर करेंगे। हमने अभी तक जो जाना है उसका थोड़ा सा पार्ट हम रिवाइज करेंगे। हमने देखा कि जो सोलर सिस्टम हमारा, जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं, उसको बनाने वाले, उनको उसको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, सब कुछ, लाइफ, सब कुछ देने वाले, जिसको हम कह सकते हैं हमारे लिए जो ईश्वर हैं, उनको हमने थियोसफी में नाम दिया है सोलर लोगोस का। इसलिए यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सोलर लोगोस को हमने इस तरीके से डिपिक्ट करा है। सोलर सिस्टम इन्हीं से उत्पन्न हुआ है या पैदा हुआ है या क्रिएट हुआ है। सोलर सिस्टम को क्यों बनाया गया? ताकि यहाँ पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को करा जा सके। तो ये एक फील्ड है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हमारे को एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसको इवॉल्व करना चाहते हैं, जो सारी फोर्सेस को वो डेवलप करना चाहते हैं, उसको वो यहाँ पे डेवलप करें। जो भी बींग्स, जो भी उनका अपना प्लान है, हमें एट द फीट ऑफ द मास्टर में बताया गया है कि जो प्लान है गॉड का, यानी सोलर लोगस का, वो एवोल्यूशन है, और उसी की हमने स्टडी करनी है। तो इंट्रोडक्शन टू योगा में डॉक्टर एनी बसंत कहती हैं, द वर्ल्ड with all its beauty, its happiness and suffering, its joys and pains, is planned with the utmost ingenuity in order that the powers of the self may be drawn forth in manifestation. इसको हम समझेंगे, ये पावर्स ऑफ द सेल्फ कैसे है, कैसे आगे बाहर आएंगी। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो यहाँ पे बोल्ड में मैंने हाईलाइट करा है, उस किताब में नहीं है, प्लान्ड विद अटमोस्ट इंजेन्युइटी। ये प्लानिंग है दुनिया के अंदर, और इसी प्लानिंग को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि सोलर सिस्टम को अगर ऊपर से देखा जाए, बाहर से हम अगर अंदर की तरफ जाएं, टॉप डाउन अप्रोच रखें, तो सोलर सिस्टम बना है 10 स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन से। सोलर सिस्टम में 10 स्कीम्स चल रही हैं। ये स्कीम्स जो हैं, ये एक टर्म दिया गया है एक प्रोसेस को। तो 10 प्रोसेसेस या 10 स्कीम्स चल रही हैं। हर एक स्कीम के अंदर जब 7 चेन्स का काम पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं एक स्कीम कंप्लीट हो गई है। और एक चेन का काम तब पूरा होता है जब 7 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। अब 7 राउंड कंप्लीट होने के लिए हर एक राउंड के अंदर 7 प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ को गुजरना पड़ता है। तो जब 7 प्लैनेट्स के ऊपर एवोल्यूशनरी प्रोसेस कंप्लीट होता है लाइफ का, तब एक राउंड कंप्लीट होता है। और एक प्लैनेट पे एवोल्यूशनरी साइकिल का जब प्रोसेस कंप्लीट कब होता है? जब उस पे 7 रेसेस आ जाएं और वो 7 रेसेस अपना पूरा का पूरा एवोल्यूशन या अपना जो पूरा, उनको अपना एक्सप्रेशन देना है, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग करी गई है कि वो एक्सप्रेस करें, वो हो जाए। तो हम ये देखते हैं
ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं काफ़ी बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंबर्स को एटलीस्ट ये ज़रूर याद हो जाना चाहिए। और इसके लिए आसान तरीका ये है, RPRCS ऐसे याद कर लें। आर से रेस, जब 7 रेसेस कंप्लीट हो जाएंगी एक प्लैनेट पे, तो पी मतलब पी का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक प्लैनेट का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऐसे 7 प्लैनेट्स पे जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक आर, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जब एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में ऐसे 7 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक चेन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे जब 7 चेन्स कंप्लीट हो जाएंगी तो एक स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, और ऐसे ही 10 स्कीम जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि सोलर सिस्टम जिसकी वजह से आया था वो वजह कंप्लीट हो जाएगी, सोलर सिस्टम का कार्य पूरा हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि सोलर सिस्टम को 2000 या 2 बिलियन हम कहेंगे अभी साल गुजर चुके हैं, ऐसे एनी बेसेंट जी ने हमें बताया है। जबकि साइंस 4.6 बिलियन ईयर्स कहती है, हमने कहा 2 बिलियन ईयर्स अभी तक हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि एक प्लैनेट के ऊपर 7 रेसेस को कंप्लीट होना पड़ेगा, तब जाके प्लैनेट का काम कंप्लीट होगा एक प्लैनेट पे। अब इस टाइम पे जब हम हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, जिसको हम अर्थ कहते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी रेसेस अभी तक आ चुकी हैं। तो सबसे पहली रेस जो हमें बताई गई है वो है ईथरिक रेस। उसके बाद में जो सेकंड रेस आई थी उसको कहा गया था हाइपरबोरियन रेस। ये दोनों के अब कोई भी प्राणी, इस टाइप के कोई भी रेसेस के रेमिनेंट्स अभी हमारे को नहीं दिखाई देते हैं। हमें जो थर्ड रेस बताई गई है वो लेमूरियन के नाम से बोली गई है। लेमूरियन रेस के रेमिनेंट्स, जो कि अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक्स हैं, जो नीग्रॉइड रेस है, उसको बोला गया है। हालांकि वो प्योर फॉर्म में लेमूरियन नहीं है। वो जो अभी आज की डेट में हम ब्लैक रेस को देखते हैं, चाहे मेनली तो वो अफ्रीका में ही है, वैसे तो सब जगह पे ही है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये जो ब्लैक्स हैं ये एटलांटियन रेस जो फोर्थ रेस है इसका मिक्सचर है, बहुत घुल मिल चुके हैं, और प्योर लेमोरियन रेस जो है वो तो अब नहीं मिलती है। तो अब जो दिखाई देते हैं वो लेमोरियन डिसेंट के रेमिनेंट्स हैं, मगर वो मिक्स्ड हैं विद एटलांटिन रेस। सो थर्ड जो रेस हमारे पृथ्वी पे गुजरी वो थी लेमोरियन रेस। चौथी जो गुजर रही है और जो पहले आ चुकी है, जिसका पीक आके अब डिक्लाइन में है, उसे हम कहते हैं एटलांटियन रेस। जो कि हमें मालूम है अटलांटिस नाम का एक जो एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट था, जहाँ पे आज की डेट पे अटलांटिक ओशन है, वो वहाँ पे था। तो वो उस साइड पे विकसित हुई थी, और इसके अंदर जो 7 सब रेसेस थी उन सब के नाम यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, पहले भी हमने इसका डिस्कशन करा हुआ है। अटलांटिन रेस के जो अभी रेमिनेंट्स हैं वो हम उनको देखते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में, जापानीज, चाइनीज, कोरियंस, फिर हम कहेंगे बर्मा के, भूटान के, नेपाल के, मंगोलिया के, फिलीपींस के। ये सारे के सारे जो मोंगोलॉइड फीचर्स वाले जो लोग हैं, वो लोग को हम कहते हैं एटलांटिन रेस के रेमिनेंट्स। और करंटली हमारी जो पृथ्वी पे मैक्सिमम जो प्राणी हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अटलांटिन रेस को बिलोंग करते हैं। उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। फिर जो फिफ्थ, जो अभी करंट जो लेटेस्ट रेस चल रही है हमारी पृथ्वी पे, उसको कहा गया है आर्यन रेस। आर्यन रेस डेवलप हुई थी मंगोलिया, और मतलब कि हम कहेंगे कि ईस्ट यूरोप और एशिया के बीच में, वहाँ पे एटलस माउंटेन्स के आसपास, और गोबी डेजर्ट से थोड़ा दूर। तो यहाँ पे आर्यन रेस जो थी, ये फिर इसने डिसेंट करा और ये इंडिया की तरफ आई, और इसलिए इसको पहले हिंदू रेस भी कहा जाता है, और थोड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी गया था। तो इसको हिंदू इजिप्शियन सब रेस, जो पहला है हिस्सा था, इसको सब रेस को हमने ये कहा। दूसरा जो था वो अरब्स, जहाँ अब आज की डेट पे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे डेवलप हुआ। तीसरा जो पर्शिया, जो ईरान है आज की डेट पे, वहाँ पे डेवलप हुआ, या वहाँ पे उसने पॉपुलेट करा। चौथा जिसको हम कहेंगे कि साउथ ईस्ट यूरोप, जिसमें इटली, ग्रीस,
स्पेन, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो सेल्टिक या केल्टिक के नाम से इस फोर्थ सब रेस को बुलाया जाता है। यहाँ पे ये लोग डेवलप हुए, यहाँ पे आए। और अभी जो करंट जो लेटेस्ट सब रेस है, जो लेटेस्ट हिस्सा है इस आर्यन रूट रेस का, उसे ट्यूटोनिक कहा गया है। ये जो ट्यूटोनिक सब रेस है, ये ट्यूटोनिक सब रेस के अंदर अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये लोग हैं। तो इनका हिस्सा जो है ये वहां मिलता है। अभी जो छठी सब रेस है और जो सातवीं सब रेस है, ये अभी डेवलप होनी बाकी है। छठे के बारे में हमारी किताबों में आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से और कुछ हिस्से अमेरिका के अंदर, वहां पे ये डेवलप होंगे। ये जो हम रेस कहते हैं, तो हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की बात हो रही है। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसके अंदर कैटेगोरिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो ऐसे ही ये जब साथ के साथ पूरे कंप्लीट आ जाएंगे सब रेसेस, जो पार्ट्स हैं आगे के, फिर ये जो छठा सब रेस है ये भी आएगा हमारे पृथ्वी पे। फिर सातवां रेस भी आएगा। ये दोनों रेसेस अभी आनी बाकी है। जब सेवेंथ रेस भी आके कंप्लीट अपना उसका एक असेंड, पीक, डिक्लाइन हो जाएगा, उसके बाद में हम कहेंगे कि सातों के सातों रेस पृथ्वी पे आके वो गुजर चुकी हैं। जो जो उनके अंदर ग्रोथ इवॉल्व करना था, जो भी वो उनका एक पीरियड और उनका एक पॉइंट होता है जहाँ तक उनको जाना होता है लेके, जो गाइड कर रहे हैं इस दुनिया को, उसके बाद में यहाँ पे कहते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से फिर नेक्स्ट प्लेनेट पे हम जाएंगे। और नेक्स्ट प्लेनेट हमने लास्ट टाइम देखा था कि नेक्स्ट प्लेनेट होगा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के ऊपर फिर यही काम होगा। इस तरीके से सात जब ये जो प्लैनेट्स के ऊपर काम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये सब हम कर चुके हैं। इतना समझने के बाद में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ये भी देखा था कि सोलर लोगोस जब ये एरिया को मार्क कर लेते हैं कि इस एरिया में मेरे को, इस गैलेक्सी में, इस एरिया के ऊपर अपने आप को, सोलर सिस्टम को डेवलप करना है, तो उस एरिया के अंदर फिर वो अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। तो वो उनके अंदर से तीन फोर्सेस या तीन उनके मोड्स ऑफ बिहेवियर कह लें, या तीन उनके एस्पेक्ट्स कह लें, तीन प्रकार के उनके अंदर हम कहेंगे कि डिविजन्स होती हैं जिनसे वो कार्य करवाते हैं। जैसे तीन डिपार्टमेंट हैं उनके, ऐसे समझ लें हम। तो उसके अंदर हमने थियोसॉफी में उसको बोला है फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस एंड थर्ड लोगोस। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो एक्टिव होता है वो है थर्ड लोगोस। और इस एक्टिविटी को हमने कहा है, जब वो काम करना चालू करता है तो इसको कहा जाता है फर्स्ट आउटपोरिंग या फर्स्ट लाइफ वेव। ये जो कॉन्सेप्ट है तीनों का, ये ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स के अंदर आता है। और यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि हिंदू रिलीजन में हमने जो फर्स्ट लोगोस को शिव बोला है, सेकंड लोगोस को विष्णु बोला है, और थर्ड लोगोस को ब्रह्म के नाम दिया है। हमने पर्सोनिफाई करा। क्रिश्चियंस ने फादर, सन एंड होली गोस्ट बोला है। हिब्रू में, इजिप्शियन में, जोरास्ट्रियन के अंदर, स्कैंडिनेवियन, ड्रुइड, ये सब यहाँ पे हमें बताया गया। ट्रिनिटीज हैं ग्रेट रिलीजन्स के अंदर। हम ये देख सकते हैं, थॉर हमने नाम सुना है, होरस सुना है, ओसाइरिस, आइसिस सुना हुआ है। कई ऐसे ऐसे नाम हैं जो हमारे को, हमने कहीं ना कहीं इधर उधर पढ़े होंगे। तो ये सब ट्रिनिटीज के नाम हैं जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग रिलीजन्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट को दिया है। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल बोला है, फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस, थर्ड लोगोस। हमने ये देखा कि थर्ड लोगोस अपना काम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे स्लाइड के अंदर ऊपर की साइड पे हमने सोलर लोगोस का ये बनाया हुआ है, सर्कल है। इसमें एक फर्स्ट लोगोस है, सेकंड लोगोस है एंड थर्ड लोगोस है। ये पॉइंटर दिखा रहा है थर्ड लोगोस को। तो थर्ड लोगोस या ब्रह्मा जी का सबसे पहले काम था कि वो मटेरियल साइड डेवलप करें। मटेरियल साइड को डेवलप करना उनका काम था। तो जो एरिया मार्क करा गया था, तो सोलर लोगोस को एरिया मिला ओरायन सिग्नस आर्म पे, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो ओरायन सिग्नस आर्म है, जो जरा सा एरिया है, वहां पे उनको वो जगह मिली। तो उन्होंने वहां पे काम करना चालू करा। और जब काम करना चालू करा, तो जो प्राइमोर्डियल मैटर था, जो मैटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे,
उस मैटर को हमने लास्ट टाइम देखा था, उसका नाम दिया था हमने बबल्स इन कोयलॉन। कोयलॉन शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है, इसका मतलब एम्प्टीनेस। उस एम्प्टीनेस के अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं। वो बबल्स किसी और लोगोस ने, किसी और ने वहां पे बनाई थी। वो बबल्स क्या हैं? वो बबल्स उनकी एनर्जी जो उस मैटर को सेपरेट करती है, वो उस खालीपन को, वो बबल्स को बोला गया है बबल्स इन कोयलॉन। ये सारे हमने डिटेल में कवर करा है, मैं आगे इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन बबल्स को इकट्ठा करके तब ये 7 प्लेन्स डेवलप करे गए। 7 टाइप्स या 7 लेवल्स ऑफ मैटर को डेवलप करा गया डिपेंडिंग ऑन दी डेंसिटी। और किस तरीके से उसको हमने ट्विस्ट करा है थर्ड लोगोस ने, उस तरीके से उसको डेवलप करा गया। तो सबसे पहले को आदि, फिर अनुपादक, इस तरीके से सबसे सटलेस्ट, जिसमें सबसे कम एटम है, वो आदि था, और सबसे जो ग्रॉसेस्ट है वो फिजिकल है। हर एक के अंदर 7 सब प्लेन्स हैं, इनको जो है 7 सब प्लेन्स कहा गया है। तो टोटल 49 सब प्लेन्स हो गए। ये सब बात हमने कर चुके हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 7 सब प्लेन्स का नाम है। प्लेन्स जो 7 हैं, इनमें से हर एक के अंदर 7 सब प्लेन होते हैं। हमने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये 7 सब प्लेन हम जानते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस को तो हम जानते हैं। इसके ऊपर हमने थियोसॉफी में बोला गया ईथरिक, सुपर ईथरिक, सब एटॉमिक, एटॉमिक, इन 4 सब प्लेन्स का नाम दिया गया है। एटॉमिक जो सब प्लेन है, फिजिकल एटॉमिक सब प्लेन का जो एटम है, उसको कहा हमने अल्टीमेट फिजिकल एटम। ये सब मैं रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट फटाफट, ताकि जो नए मेंबर्स आए हैं आज, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक आइडिया लग सके, और फिर वो अगर डिटेल में जानना चाहें तो वो जो प्रीवियस 2 टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं। अल्टीमेट फिजिकल एटम का स्ट्रक्चर ऐसे हमारे को दिखाया गया है। ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, ये तो प्राइमोर्डियल स्पेस का है। उसके अंदर जो होल है, उस होल जिसको बबल इन कोयलॉन बोला है, उसके अंदर ये फोर्सेस चल रही हैं। तो अल्टीमेट फिजिकल एटम में हमने देखा कि देर आर, उसके अंदर 10 वर्ल्स हैं या स्पाइरल्स हैं। 1 2 3, जो 3 हैं ये मोटे वाले हैं, ये थिकर हैं, और 7 जो हैं वो थिनर हैं। तो टोटल 10 हैं। इन्हीं को ट्विस्ट करके, इनको टर्न्स देके, 2.5 टर्न्स ऐसे दिए, और फिर पीछे से अंदर घूमता घूमता फिर वापस ज्वाइन करा। तो अगर हमने ये देखा कि अगर इस एक वर्ल को या इस वायर को अगर हम फ्लैट एक टेबल के ऊपर बिछा दें, तो एक वो सर्कल की तरह जॉइंट है, पूरा एक सर्कल है ये। इसमें ना ओपनिंग है ना क्लोजर है, इसके अंदर पूरा एक सर्कल है। तो ये 3 तो ये हमारे थिकर वायर्स हैं, या हमको वर्ल्स कह लें। 7 जो हैं वो फाइनर हैं, इनसे पतले हैं। ये इन 10 को ट्विस्ट करके ये अल्टीमेट फिजिकल एटम बना है। और अल्टीमेट फिजिकल एटम के 2 स्वरूप हैं, एक इस शेप में और एक इसी का बिल्कुल मिरर इमेज जो है वो। तो ये एक को मेल बोलते हैं, एक को फीमेल। उसका रीजन ये है कि ये जो ऊपर ये एप्पल शेप दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट लाइक एप्पल शेप या हार्ट शेप, ये जो ऊपर का डिप्रेशन है, यहाँ से फोर्स एंटर करती है और नीचे से फोर्स बाहर निकलती है। जो मेल अल्टीमेट फिजिकल एटम या पॉजिटिव फिजिकल अल्टीमेट फिजिकल एटम बोला जाता है, उसके अंदर फिजिकल प्लेन से जो फोर्स है वो एंटर करती है यहाँ से, और एग्जिट जो होता है फोर्स का वो एस्ट्रल प्लेन पे होता है। मतलब कि फिजिकल प्लेन से फोर्स को, जो भी फोर्सेस हैं जो एग्जिट करते हैं इनटू द एस्ट्रल प्लेन, उस शेप के फिजिकल एटम को बोला गया है पॉजिटिव या मेल। और इसी का उल्टा जो नेगेटिव या फीमेल अल्टीमेट फिजिकल एटम बोला गया है, वहां पे एस्ट्रल प्लेन से, हायर प्लेन से फोर्सेस एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं फिजिकल प्लेन के अंदर। अब हम देखें, ये डायग्राम आपको मिलेगा ये सी जनरल राजदास की किताब फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसॉफी के अंदर। इन्होंने क्या करा है, ये 3 जो थिकर वर्ल्ड्स हैं, इनको बाकी 7 को हटा दिया।
तो हमारे को अगर हम इस डायग्राम में से 7 हटा दें तो क्या दिखाई देगा? हमें ये दिखाई देगा कि ये जो 3 स्पाइरल्स हैं ये ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, एक ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं, फिर यहाँ जाते हैं, नीचे से फिर वापस टर्न करते हैं, फिर ये पीछे की तरफ ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए दोबारा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाती है। इसको खोलने के बाद में ऐसे दिखाई देगा। एक सिंगल स्ट्रैंड को अगर हम खोलेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। और एक सिंगल स्ट्रैंड भी, एक सिंगल वायर या वर्ल जो है वो अपने आप में उसके अंदर 1680 वर्ल्स हैं, 1680 ट्विस्ट हैं उसके अंदर, वो भी घुमावदार है। इन सातों के अंदर जो जो फाइनर जो वायर्स हैं या स्पाइरल्स हैं, इनके अंदर 7 और फाइनर स्पाइरल्स मिलते हैं, उनको कहा गया है स्पिरिले। हम थियोसॉफी की बुक्स में स्पिरिले शब्द इस्तेमाल होता है होते हुए इनको बोला गया है स्पिरिले। ये सारे स्पिरिले एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पे मौजूद होते हैं, और ये स्पिरिले के अंदर मोनैड की एनर्जी फ्लो करती है, वो एक्टिव वेट करती है इन स्पिरिले को। हर एक राउंड के अंदर एक स्पिरिले एक्टिव होता है, डेवलप होता है, उसको उसके अंदर एनर्जी ठीक से फ्लो करती है। अभी क्योंकि 4 राउंड निकल चुके हैं इस चेन के, अर्थ चेन के, अभी हम 4th राउंड में हैं, तो 4th स्पिरिले अभी एक्टिव हो रहा है। ये जो अल्टीमेट फिजिकल एटम है, इसके अंदर एनर्जी आती है एस्ट्रल प्लेन से, और एक एनर्जी वो बाहर से भी अब्सॉर्ब करता है जिसको प्राण कहा गया है। और ये 7 एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो सब एटॉमिक प्लेन के अंदर एक ये एटम बनाते हैं, 7 का कॉम्बिनेशन। इसको कहा गया है वाइटैलिटी ग्लोब्यूल। ये है वाइटैलिटी ग्लोब्यूल, या वो जो कि भरी हुई प्राण शक्ति से वो हम अब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडीज अब्जॉर्ब करती हैं, और इससे हमारी बॉडी को ईथरिक डबल के अंदर फिर ब्रेकअप करके और आगे एनर्जी को पास ऑन, प्राण को पास ऑन करा जाता है। तो ये 7 अभी आप कभी देखेंगे किसी जगह पे, तो ये अल्टीमेट फिजिकल एटम है, ये 7 के साथ जुड़ के एक वाइटैलिटी ग्लोब्यूल बनाते हैं। अब हमने देखा थर्ड लोगोस जो हैं, ये फोर्स और मैटर यहाँ से इनका बना है, और इन्होंने मटेरियल्स तैयार कर दिए, और ये मटेरियल्स जो अब तैयार हो चुके हैं, मतलब कि मैटर साइड, अब एटॉमिक मैटर साइड पूरा का पूरा सब तैयार हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब उसके अंदर रहने वाली व्यक्ति जो लाइफ साइड वाली है वो एक्टिवेट होती है, जिसको हमने कहा है सेकंड लोगोस। अब ये डिपार्टमेंट एक्टिवेट होता है, और इस डिपार्टमेंट से लाइफ, अब हम बात करेंगे सोलर लोगोस से लाइफ आएगी। तो कौन आता है? सोलर लोगोस का जो सेकंड डिपार्टमेंट है, जिसको सेकंड लोगोस बोला है, ये फिर आते हैं, और ये जितने भी ऊपर के आदि प्लेन, अनुपादक प्लेन, आत्मिक प्लेन और बुद्धिक प्लेन, इन चारों के ऊपर आके अपनी लाइफ को फ्लड करते हैं। यहाँ जितने भी एटम्स होते हैं, यहाँ पे एटम्स बहुत कम होते हैं। शुरुआत के जो ऊपर के 4 ये जो प्लेन्स हैं, इनमें मटेरियल पार्ट बहुत कम है। मटेरियल पार्ट आता है नीचे के 3 प्लेन्स में, बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे मिलता है। ऊपर के टाइम जगह पे मैटर कम है, इसको वो फ्लड करते हैं, और इस सारे जो मैटर के अंदर उनकी लाइफ इन्फ्यूज हो जाती है। एक्चुअली तो लाइफ पूरे के पूरे सब में इन्फ्यूज होती है, मगर अभी हम पहले इसको समझें जो इस डायग्राम के अंदर दिया है। ये जो पूरी इन्फ्यूज होती है इस लाइफ को, और इन एटम्स के अंदर लाइफ को जो इन्फ्यूज हुई है, इसके बाद में ये यहाँ पे जो मेंटल प्लेन के अंदर जो टॉप मोस्ट जो एटॉमिक सब प्लेन होता है, उसके अंदर भी उसको इन्फ्यूज करती है अपनी लाइफ को, और उसको कहा गया है मोनैडिक एसेंस। तो मोनैडिक एसेंस, ये जो हायर मेंटल प्लेन के अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो एटॉमिक सब प्लेन है, यहाँ पे जब ये सेकंड लोगोस की लाइफ इन एटम्स के अंदर आके अपने आप को उनको एक्टिवेट करती है, उनके अंदर जान डालती है। ऑलरेडी वो एटम्स तो क्रिएटेड हैं, वो
थर्ड लोगोस के वजह से वो अभी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड लोगोस की वजह से उनको कुछ प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं, मगर वो इनर्ट हैं, वो बस पड़े हुए हैं। उनके अंदर एबिलिटी कंबाइन करने की और आगे उन कॉम्बिनेशन से फॉर्म्स बनने की, जिसके अंदर आगे एवोल्यूशन स्टार्ट होगी, वो एबिलिटी आती है सेकंड लोगोस या विष्णु एस्पेक्ट से। तो मगर हमने जो है बाय कन्वेंशन जो एटॉमिक सब प्लेन के ऊपर, चाहे वो हायर मेंटल के हो, चाहे वो एस्ट्रल का हो, और चाहे वो फिजिकल का, इन तीनों प्लेन्स के ऊपर जो एटॉमिक सब प्लेन का मैटर है, उसके अंदर जो लाइफ सेकंड लोगोस की फ्लो करती है, उसको बोला गया है मोनाडिक एसेंस। मोनाडिक एसेंस, ये जो मोनाडिक एसेंस है, उसके बाद में ये ये जो लाइफ है फिर ये और नीचे परकुलेट करती है और कॉम्बिनेशंस बनते हैं उससे, और वो लाइफ जो है सेकंड थर्ड जितने बाकी बचे हुए जो सब प्लेन्स हैं उनके अंदर जाती है, और वहाँ पे उसी सेम लाइफ को, उसी एग्रीगेशन को जो बनाएंगे, वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, वहाँ पे उनको बोला गया है एलिमेंटल एसेंस। मैं इसकी डिटेल में आऊंगा बाद में, अभी बस इतना समझ लें कि जो मोनेडिक एसेंस और एलिमेंटल एसेंस यहाँ लिखा है, ये क्या इसका एक रफ मीनिंग है। हम मोनेडिक एसेंस को बोलते हैं वो मैटर एटॉमिक सबप्लेन का जिसके अंदर सेकंड लोगोस की लाइफ इन्फ्यूज्ड है, एनसोल कर रही है, उसको एक्टिव कर रही है कि वो आपस में कॉम्बिनेशन बनाए। फॉर एग्जाम्पल, हायर मेंटल प्लेन के अंदर जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी उस लेवल की, तो वो आपस में, वो जो एटम्स हैं, वो आपस में इजीली कंबाइन कर पाएंगे और वो शेप दे पाएंगे जो शेप देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेकंड लोगोस की लाइफ उसके अंदर उन एटम्स के अंदर जा रही है। ऐसे ही एस्ट्रल के अंदर और ऐसे ही फिजिकल के अंदर, ये सारे के सारे जो मैटर है मेंटल एस्ट्रल फिजिकल के अंदर, ये सारी के सारे के अंदर ये लाइफ सेकंड लोगोस की आती है, पर हमने कन्वेंशनली इनको डिवाइड करा है मोनाडिक एसेंस और एलिमेंटल एसेंस, और हम बाद में कभी टाइम मिलेगा तो परमानेंट एटम जो भी अटैच होता है मोनाड से उसकी बात करेंगे, मगर अभी हम इतना ही समझ लें। ये जो ये जो एलिमेंटल एसेंस है, जो कि सेकेंड एंड थर्ड सब प्लेन्स का है हायर मेंटल प्लेन में, इसके अंदर का जो मैटर है, उसके अंदर से जो सेकंड लोगों की लाइफ आ रही है, वो उसको हमने उसके अंदर जो जो फॉर्म्स बनते हैं उन सबको बोला गया है फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम। अभी बस हम इतना ही समझ लें कि ये एक एलिमेंटल किंगडम है, इसके अंदर से लाइफ गुजर रही है। ये जो चार बाकी जो सब प्लेन्स हैं मेंटल प्लेन के, लोअर फोर सब प्लेन्स, इनके अंदर की लाइफ को और उसके जो एक्टिविटी को बोला गया है सेकेंड एलिमेंटल किंगडम। फिर एस्ट्रल प्लेन के अंदर थर्ड एलिमेंटल किंगडम, इनको बोला गया है जो लोअर सिक्स ऑफ, ये थर्ड एलिमेंटल किंगडम है। ये किंगडम्स जो हैं, ये किंगडम्स क्यों हैं, इसके हम अभी बात करते हैं। ये थोड़ा यहाँ ट्रिकी मामला है, इसलिए मुझे जो है धीरे से जाना है। आप लोगों को जो क्लियर ना हो या तो बीच में पूछ लें या फिर बाद में पूछ लें, जैसे आपको इजी लगे। हम जो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे लाइफ फॉर्म और फोर्स मैटर की, हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी। हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन ना, हमने देखा था ना कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। उसके अंदर से एक टाइप जो है वो ह्यूमैनिटी की है, एक देवा की है, एक कुछ है जिसको हम कहते हैं सेल लाइफ, चौथी जो है वो केमिकल एलिमेंट्स की है, एटम्स की, पांचवी छठी सातवीं हमें बताई नहीं गई है। देवा के बारे में तो बहुत कम बताया गया, और इन थर्ड और फोर्थ के बारे में तो प्रैक्टिकली कुछ बताया ही नहीं गया है। मगर हम लोग जो बात कर रहे हैं आज की डेट पे, सिर्फ ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन के अंदर जो
मोनैड ये जीवात्मा जो इवॉल्व होगी, जो परफेक्ट होगी, जो सारे इस मैटर के ऊपर राज करेगी, पूरा पावर्स को डेवलप करेगी, उसकी स्टार्टिंग एलिमेंटल एसेंस से होती है। तो पहली एलिमेंटल किंगडम से वो निकलना पड़ता है उसको। तो कई बारी कई किताबों में आपको मिलेगा एलिमेंटल एसेंस लिखा हुआ, कईयों में लिखा होगा एलिमेंटल किंगडम। दोनों का फर्क आगे चल के, अगर आज टाइम नहीं तो फिर कभी हम बात करेंगे दोनों में फर्क क्या है। तो एलिमेंटल एसेंस या एलिमेंटल किंगडम के अंदर से जब ये लाइफ, सेकंड लोगोस की लाइफ गुजरती है, अपने साथ में जो जीवात्मा है उनके अंश को लेते हुए, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, एबिलिटी डेवलप होती है हायर मेंटल मैटर के अंदर रिस्पॉन्ड करने की। हायर मेंटल मैटर मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसको रिस्पॉन्ड करने की। इस काम के अंदर सेकंड लोगोस देवा किंगडम के हेल्प लेते हैं, और देवा किंगडम को वो लेके आए होते हैं प्रीवियस एवोल्यूशन से, और वहां पे लाके वो हेल्प लेते हैं। देवा किंगडम उस मैटर को अपनी बॉडी का हिस्सा बना के और उसको मूव करके फिर दोबारा छोड़ते हैं। तो ये जो मैटर है, हायर मेंटल मैटर, ये बार बार इसके अंदर फॉर्म्स बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। उससे जो जीव आत्मा का जो यहाँ पे परमानेंट एटम है, वो उसके अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। तो ये जो डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है, ये पूरी की पूरी एक किंगडम, या हम एक किंगडम कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम से दूसरी किंगडम पे जाने के लिए एक चेन का पीरियड चाहिए होता है। इतना लंबा पीरियड चाहिए होता है इस डेवलपमेंट के लिए। जब एक चेन पीरियड पूरा खत्म हो जाता है, तो ये यहाँ का जो मैटर है, जो यहाँ की लाइफ है, वो फिर पास ऑन होती है और वो लोअर मेंटल मैटर में जाती है, और यहाँ पे हम कहते हैं एलिमेंटल जो एसेंस टू, या फिर सेकंड एलिमेंटल किंगडम यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होता है। इस तरीके से करते करते थर्ड किंगडम में जाती है, और फिर फाइनली वो पहुंचती है मिनरल लाइफ, जो हम पहचानते हैं, जो पत्थर हैं हमारे, जो हम साइंस के अंदर देखते हैं, जो भी हमारा मटेरियल हम देखते हैं, वो सारा मटेरियल जिसको हमने मिनरल लाइफ बोला है, ये बनता है। यहाँ से फिर लाइफ डेवलप होती है और फिर प्लांट किंगडम के अंदर आती है। प्लांट किंगडम में जब डेवलपमेंट हो चुकी होती है तो एनिमल किंगडम में आती है, और एनिमल किंगडम में जब पूरी एक चेन कंप्लीट हो जाती है लाइफ की, फिर ह्यूमन, वो एनिमल से ह्यूमन किंगडम में आती है और ह्यूमन फॉर्म्स को इनहेबिट करती है। और जब ह्यूमैनिटी का काम पूरा हो जाता है तो सुपर ह्यूमन में जाती है। मगर यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी की जो एवोल्यूशनरी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके लिए ये सोलर सिस्टम जो बनाया है, ये 10 की 10 स्कीम्स जो हैं, ये कंप्लीट यहाँ पे होती हैं। इतना हमें थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। तो सेकंड लोगोस का काम है उस लाइफ को डालना। सेकंड लोगोस एक मदर का काम करती हैं। जैसे कि एक मदर होती है, उसके अंदर एक बच्चा जब जन्म लेने से टाइम पे पेट में डेवलप करता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ का पीरियड ही है। जब वो बच्चे की डिलीवरी होती है तो फिर थर्ड लोगोस का, जो फर्स्ट लोगोस हैं, थर्ड आउटपोरिंग का इनका काम स्टार्ट होता है। इस पे हम बाद में आएंगे, अभी बस हम इतना समझ लेते हैं। उससे पहले कि हम आगे चलें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थियोसॉफी के अंदर, और वो है लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। ये शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, एनी बेसेंट कहते हैं स्टडी इन कॉन्शियसनेस में, कि द टर्म्स कॉन्शियसनेस एंड लाइफ आर आइडेंटिकल। There is no life without consciousness and there is no consciousness without life. ये एक दूसरे के एक ही तरीके के शब्द हैं। फर्क वो कहते हैं इतना है कि अगर हम बाहर से अंदर देखें या अंदर से बाहर देखें, तो हम एक इनको नाम अलग अलग दे सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस टर्न्ड इनवर्ड इज कॉल्ड लाइफ, एंड लाइफ टर्न्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। यानी कि हम जब किसी और व्यक्ति को देखते हैं और उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तो हम कहते हैं वो उसके अंदर लाइफ है। और जब हम अपने अंदर देखते हैं, हमारे अंदर जो हम देखते हैं कि हमारे अंदर हम पहचान लेते हैं मैं कौन हूँ और दूसरा कौन है, मतलब कि आउट, तो इसको हम कहते हैं कि मैं और दूसरा अलग अलग है।
मैं कॉन्शियस हूं कि मैं हूं और दूसरा दूसरा, आई एंड अदर। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको मॉडर्न टाइम में वो कहते हैं, नाम अवेयरनेस का भी दिया हुआ है। अवेयरनेस किस चीज का? डुअलिटी का, आई एंड नॉट आई, यही तो है। Consciousness and matter affect each other because they are the two constituents of one whole, both appearing as they draw apart, both disappearing as they unite. ये कॉन्सेप्ट एनी बेसेंट ने बहुत बोला है कि प्योर कॉन्शियसनेस कहीं नहीं मिलेगी, हमेशा कॉन्शियसनेस मैटर के साथ ही मिलेगा। इवन मोनेडिक लाइफ में, मोनेड की अपनी लाइफ में, मोनेड भी एक इंडिविजुअल यूनिट है और उसकी एक बहुत रेयर मैटर से कवरिंग होगी ताकि वो एक यूनिट की तरह दिखाई दे। वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी एक प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाला, हमेशा मिक्सचर मिलेगा। अब क्या होता है, जब कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना में कुछ चेंज आता है, मेरे अंदर कोई इमोशन जागृत होता है, तो वो इमोशन उस पर्टिकुलर बॉडी या उस जिसका जिसकी वो जो उसके आउटर कवरिंग है जो मैटर की, उस कॉन्शियसनेस की जिसके अंदर वो बंधी हुई है, उसके ऊपर वो अफेक्ट करता है उस मैटर को। जैसे ही उस मैटर को वो अफेक्ट करता है तो उस मैटर के अंदर वाइब्रेशन या मूवमेंट हो जाती है। उस मूवमेंट को इन्होंने कहा है वाइब्रेशन। when there is a change in consciousness, this appears in the matter surrounding it as a vibration। अब क्या होता है, वाइब्रेशन जब इसमें होती है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर चेंज आया, ये वाइब्रेशन जब होती है तो सराउंडिंग मैटर के अंदर उस वाइब्रेशन को पास करती है। मैटर, जब हम एक अगर म्यूजिक भी बजाएं तो वाइब्रेशन चलती है, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कुछ प्रोड्यूस करें या जैसे हम बोल रहे हैं तो वो वाइब्रेशन हो रही है आसपास। वो जो वाइब्रेशन है वो एक और किसी और कॉन्शियसनेस जो अपने मटेरियल के साथ में बैठा है उसको, मैटर को टच करती है। तो हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो किसी और व्यक्ति को वो वाइब्रेशन स्ट्राइक करेगी उसकी बॉडी को, और फिर वो सिंपथेटिकली उसी टाइप की वाइब्रेशन को रिप्रोड्यूस करेगी उस बॉडी के अंदर। उस रिप्रोडक्शन की वजह से उस दूसरी बॉडी की कॉन्शियसनेस में सिमिलर टाइप का चेंज आ जाएगा। इस तरीके से ये पास ऑन होता है, वाइब्रेशन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। वो लिखती हैं, वाइब्रेशन इन अ मटेरियल शीथ इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन द एनसोलिंग कॉन्शियसनेस। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा। एंड व्हेन दिस वाइब्रेशन passes on to the sheath ensouled by another consciousness, एक दूसरे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, दूसरी एंटिटी की कॉन्शियसनेस, it is found to be accompanied by a change in that second consciousness similar to the change in the first। अब हम देखते हैं कि मोनैड, ये सब एवोल्यूशनरी फील्ड जो बनाई गई है ये मोनैड के लिए बनाई गई है। और मोनैड क्या है, जीवात्मा क्या है, ये जो मोनैड है ये क्या चीज है? तो मोनैड को बोला गया है यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये फ्रैगमेंट है, ये पोर्शन है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का। तो तीन प्रकार की कॉन्शियसनेस की बात करी गई है स्टडी इन कॉन्शियसनेस में, जो बताए। एक तो है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एक है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और एक है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ये है मोनैड, ये यूनिट है इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कौन है? सोलर लोगोस की कॉन्शियसनेस। सोलर लोगोस में जो फर्स्ट लोगोस हैं, जिनको शिव हम कहते हैं हिंदू रिलीजन में, उनका एक हिस्सा है ये मोनैड। और इस टाइम पे हमारे यहाँ पे, इस धरती पे, इस स्कीम में हमारे पास में 6,000 मोनैड्स की कॉन्शियसनेस मौजूद है। उनकी एवोल्यूशन चल रही है, 6,000 करोड़ की, आई एम सॉरी, 6,000 करोड़। तो मोनैड कौन है? यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस,
ये पार्ट हैं किसके? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के। और ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है ये मोनाड, ये भी मैटर के अंदर वेल्ड है। और मगर ये इसकी होम, इसका जगह कहाँ है जहाँ पे ये रहते हैं? ये है सेकंड प्लेन, अनुपादक प्लेन। इनकी रूट्स जो होती हैं वो फर्स्ट प्लेन में होती हैं। यहाँ हम देखें, आदि प्लेन के अंदर इनकी रूट है और अनुपादक प्लेन पे ये रहते हैं मोनाड्स। यहाँ तक ही रहते हैं, इससे आगे वो जा नहीं पाते। इनमें अभी अपनी जगह पे तो एबिलिटी है, मोनाड की अनुपादक प्लेन में पूरा ऑमनिशेंट ऑमनीप्रेजेंट सब कुछ है, पूरी पावर में है, राजा हैं उधर। मगर नीचे के जो 5 प्लेन हैं, आत्मिक, बुद्धिक, मेंटल, एस्ट्रल एंड फिजिकल, इन पांचों प्लेन्स पे मोनाड्स का कोई असर नहीं है, कोई भी पकड़ नहीं है। और यही फील्ड ऑफ एवोल्यूशन है जिसके ऊपर उनको पूरी पकड़ लेके आनी है। और ये आएगी सेकेंड लोगोस की हेल्प से, जो यहाँ पे हमने बात करी ना, ये जो पूरा का पूरा कार्य है कि यहाँ से ये फिजिकल से स्टार्ट, ये सातों एलिमेंटल किंगडम 1, 2, 3, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, ये कवर करते करते फिर जब ह्यूमन कंप्लीट होगा और ह्यूमन की एवोल्यूशन जब कंप्लीट होगी, तो ये तब ये जो मोनाड है ये सातों प्लेन्स के ऊपर, नीचे के पांचों प्लेन्स प्लस अपना प्लेन के ऊपर, ये पूरा का पूरा एक राजा की तरह बन जाएंगे। जैसे कि सोलो लोगोस का प्लान है कि वो भी उस तरीके से एम्पावर हो जाए जैसे कि वो है। तो वो जर्नी है और उसी के लिए फील्ड बनाई गई है। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत क्या लिखा है। अ मोनाड में बी डिफाइंड एज अ फ्रैगमेंट ऑफ द डिवाइन लाइफ, separated off as an individual entity by the rarest film of matter, which offers no obstacle to the free intercommunication of a life thus encased with the surrounding similar lives. आपस में मोनाड्स एक दूसरे के साथ फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी करना है, वन है, यूनिटी में जीते हैं, मगर साथ ही साथ पैराडॉक्सिकली वो सेपरेटेड भी हैं। Monad is our self, the very root of our being, the innermost source of our life, the one reality. The monad of theosophy is the Jivatma of Indian philosophy, the Purusha of Sankhya, the particularized self of the Vedanta. ये सारे शब्द जो हैं ये डॉक्टर एनी बसंत के हैं। As the monads derive their being from the first logos, his will to manifest is also their will. Hence, the whole process of the evolution of the individual I is an activity chosen by the monads themselves. While the roots of their life are in the Adi plane, the monads themselves dwell on the Anupadik plane. Monad is omniscient, omnipresent on his own plane, that is the Anupadak. He is unconscious or senseless on all others. He is to veil his glory in matter that blinds him, in order that he may become omniscient, omnipresent on all planes, able to answer to all divine vibrations in the universe instead of only those of the highest level. तो हम इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं मोनाड हैं, वो अपने आप आगे चल के ये बॉडीज को वो कलेक्ट करेंगे अपनी, और उसके बाद में ये जो जर्नी है कंप्लीट होगी 7 चेन्स में, 7 चेन्स में जर्नी कंप्लीट होगी एक मोनाड की। स्टार्टिंग होगी उसकी फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम से, और ये कौन करवाएगा? ये स्टार्टिंग ये कौन काम करवाएगा? वो है सेकंड लोगोस। तो सेकंड लोगोस इन मोनाड्स को, जो कि फर्स्ट लोगोस के अंदर स्थित हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ से लेके इनको अपने साथ में अपने अंदर लेके जाएंगे। और ये पहले फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम में वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे, वहाँ पे ग्रोथ करवाएंगे, फिर धीरे धीरे सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर मिनरल, फिर वेजिटेबल, फिर एनिमल, और फाइनली ह्यूमन, और ह्यूमन से होते होते फिर ह्यूमन में बर्थ जब होगा तो कॉजल बॉडी की फॉर्मेशन होगी। ये सारी बॉडीज को फॉर्म करना, एनिमल्स की, वेजिटेबल्स की, मिनरल्स को, ये सारा का सारा काम सेकंड लोगोस का है, इन्हीं की लाइफ से, इसलिए इनको वीवर भी कहा गया है। यही हैं जो थर्ड लोगोस के जो एटम्स बनाए हुए थे, उन एटम्स को कंबाइन करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी देते हैं कि वो जुड़ के एक तरह से काम कर सके। ये सेकंड लोगोस का काम, मैक्सिमम काम होता है इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर।
अब हम देखते हैं हमारे थियोसॉफिकल बुक्स में लाइफ वेव नाम का भी एक जो टर्म आती है, उसमें कंफ्यूजन ना हो हमारे को, तो तीन प्रकार से लाइफ वेव को लिखा गया है। पहला जो है वो तो हमने अभी देखा, तीन आउटपोरिंग्स, जो जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की जो बात करी गई थी, ये सोलर लोगोस के जो तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस, थर्ड लोगोस सबसे पहले आते हैं, इसको बोला गया फर्स्ट लाइफ वेव, तो इस सेंस में भी लाइफ वेव बोला गया। सेकंड लोगोस सेकंड आते हैं बाद में, तो उसको सेकंड लाइफ वेव भी बोला गया, या सेकंड आउटपोरिंग बोला गया। और फाइनली जब ह्यूमन किंगडम में एंट्री आने वाली होती है तो थर्ड आउटपोरिंग होती है, तो इसको थर्ड लाइफ वेव भी कहा, उस सेंस में भी लाइफ वेव कहा गया है। तो एक सेंस में ऐसे बात करी जाती है लाइफ वेव की। दूसरी तरीके से लाइफ वेव की बात करी जाती है जब ये जो सेकंड लोगोस हैं, ये जब एक्टिविटी में आते हैं तो ये एक साथ नहीं आते, ये भी वेव्स के रूप में आते हैं। ये भी एक एक करके आते हैं। इनके अंदर से भी एक पहले इम्पल्स निकलती है, वो एक टाइप के किंगडम को डेवलप करती है, फिर दूसरी निकलती है, फिर वो दूसरे टाइप के किंगडम को डेवलप करती है, फिर तीसरी निकलती है। इस तरीके से इनके अंदर भी लिखा है, द सक्सेसिव इम्पल्शंस ऑफ विच द सेकेंड आउटपोरिंग मीन्स सेकेंड लाइफ, सेकेंड लोगोस की जो एक्टिविटी है इज फॉर्म्ड, एंड इट इज इन दिस सेंस प्रिंसिपली दैट द टर्म इज अप्लाइड। और तीसरा जो है लाइफ वेव को हमने ऐसे बोला है, जब एक प्लैनेट पे 7 रेसेस कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो जो लाइफ है उसके अंदर जो ह्यूमंस, जो सुपर ह्यूमन हो गए वो तो अलग छट गए, जो बाकी बचे हुए हैं जिसमें एलिमेंटल किंगडम्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और जो बाकी ह्यूमंस बचे हैं, ये सातों के सातों किंगडम शिफ्ट कराई जाती हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में। ये जो ट्रांसफरेंस है लाइफ का फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए लाइफ वेव। इस तीन सेंस में लाइफ वेव को इस्तेमाल करा गया है हमारी किताबों में, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखें, आज मेरे ख्याल से इतना ही कर पाएंगे। हम ये देखते हैं कि ये जो 7 लाइफ वेव जो सक्सेसिव जो सेकंड लोगों से निकलती हैं, ये टोटल कितनी लाइफ वेव्स निकलती हैं 7 चेन्स के अंदर, एक स्कीम के अंदर। ये 13 टाइम्स सेकंड लोगोस को सक्सेसिव लाइफ वेव्स निकालनी पड़ती हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो करके पूरा काम करते हैं। फर्स्ट चेन के अंदर वो 6 जो लाइफ के जो लाइफ्स जो हैं, जो लाइफ वेव्स जो हैं, जो प्रीवियस एवोल्यूशन में होती हैं वहां से उनको लेके आते हैं, वो 6 को लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 को जब लेके आते हैं, ये 6 कौन सी होती हैं? सेकंड एलिमेंटल किंगडम, थर्ड एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम। ये 6 के 6 को वो किसी प्रीवियस एवोल्यूशनरी स्कीम से लेके आते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हम अर्थ स्कीम की अगर बात कर रहे हैं, तो पहली अर्थ अर्थ स्कीम में जो पहली चेन होगी उसके अंदर ये 6 लाइफ की वेव्स वो उठा के लेके आते हैं, और सातवीं अपनी तरफ से डालते हैं। और ये सातवीं होती है, ये फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम होती है, जिसके अंदर वो मोनैड्स को लेके जाते हैं आगे। पूरे प्रीवियस मोनैड्स भी वो आए हुए हैं, उनको भी वो पकड़ लेते हैं साथ में। ये सात के साथ पहली चेन के अंदर ये इवॉल्व हो रही होती हैं। जब एक चेन की पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो लाइफ वेव्स होती हैं इनके अंदर इवोल्यूशन इतनी हो गई होती है कि ये अब लाइफ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है इनटू द नेक्स्ट किंगडम। तो हम देखेंगे, जो ये जहाँ हम देखें जहाँ पॉइंटर है 7, ये यहाँ पे एलिमेंटल किंगडम में लाइफ वेव जो थी, अब ये नेक्स्ट चेन में, ये सेकंड चेन के अंदर वो आ जाती है सेकंड एलिमेंटल किंगडम में। ये सेकंड एलिमेंटल किंगडम से थर्ड चेन में आएगी थर्ड एलिमेंटल किंगडम। यहाँ से फिर वो पहुंचेगी मिनरल किंगडम में फोर्थ चेन में, फिर वो पहुंचेगी फिफ्थ में वेजिटेबल या प्लांट किंगडम में, फिर वो पहुंचेगी सिक्स चेन में एनिमल किंगडम में, और फाइनली जो 7 चेन में वो ह्यूमन किंगडम कंप्लीट करे। ह्यूमन बींग्स का जब कंप्लीट हो जाता है तो 7 रास्ते ह्यूमंस को मिलते हैं आगे, उनके पास 7 चॉइसेस होती हैं। इसलिए यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये 7 एरो, ये सारे ये रेडिएशन दिखाए हुए हैं 7। अब हम लोग जो हैं
अगर हम अपनी बात करें, हम लोग अभी फोर्थ चेन में हैं। फोर्थ चेन के अंदर हम लोग अभी जो ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग यहाँ पे हैं फोर्थ चेन में। हम थर्ड चेन या मून चेन में एनिमल्स थे, सेकंड चेन में हम लोग प्लांट लाइफ में थे, और फर्स्ट चेन के अंदर हम लोग मिनरल किंगडम में थे। उससे प्रीवियस जो हैं चेन्स, दूसरी स्कीम्स के अंदर हम लोगों ने ये तीनों किंगडम्स पार करी है। हम मीनिंग जो आज की डेट पे हम लोग जो ह्यूमंस हैं, उन्होंने ये जो स्कीम है अर्थ स्कीम में एंट्री जब करी थी, तो हमने एज मिनरल्स एंट्री करी थी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कई हमारे मेंबर्स के लिए। तो अब ऐसा ही है, अब हमें ध्यान से समझना पड़ेगा इन बातों को। तो ये मैं पढ़ लेता हूँ, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऑल सेवन ऑफ दीज किंगडम्स आर मैनिफेस्टेशंस और एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम लाइफ, the one life of the Logos, manifesting in that second great outpouring which comes from the second aspect of the Trinity, yani second Logos, after the primitive matter has been prepared for its reception by the action of the first outpouring. अब जैसे इस तरीके से लिखा है ना हमारे थियोसॉफी के बुक्स में, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब कि थर्ड लोगोस ने जब काम कर लिया, उसके बाद सेकंड लोगोस ने अपना काम चालू करा, और जब सेकंड लोगोस ने काम चालू करा तो ये सारी की सारी किंगडम्स मैनिफेस्टेशंस में आ गई, मतलब कि अब वो प्रकट हुई हैं। The second outpouring comes forth in a series of successive waves, following one another like waves of the sea. The general plan is that each stream shall animate a kingdom for a whole chain period, passing on into the next higher kingdom in the next chain. That is, it takes a whole chain period for any given kingdom to evolve to such a point that it becomes fit to pass into the kingdom succeeding it in the scale of progress. तो जो अभी बात करी है वो यही बात करी है, और मेरे ख्याल से आज का जो है मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। या मैं समाप्त करने से पहले 2-4 मिनट हैं तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, मोनेडिक एसेंस और एलिमेंटल एसेंस की। तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ बस थोड़ा सा। Monadic essence is the atomic matter of the mental, astral and physical planes ensouled by the life of the second logos. It is his clothing for the vivifying and holding together of forms. He is clad in atomic matter. When this monadic essence is energizing through the three great elemental kingdoms which precede the mineral, it is called by the term elemental essence. So elemental essence क्या है? Is thus seen to consist of aggregations of matter on each of the 6 non-atomic subplanes. These aggregations do not themselves serve as forms for any entity to inhabit, but as materials out of which such forms may be built. क्या होता है कि हमारे एस्ट्रल मेंटल मैटर के अंदर जो मैटर होता है उसके अंदर सेकेंड लाइफ जो है, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। क्या होता है कि जो मैटर मौजूद है हायर मेंटल प्लेन में, लोअर मेंटल प्लेन में और जो एस्ट्रल प्लेन के अंदर, वो इन सब के अंदर जो मैटर है इसके अंदर सेकंड लोगोस की लाइफ है और उसके अंदर जान है इस मैटर के अंदर। पहले तो वो एटम्स थे सिर्फ जो थर्ड लोगोस ने बनाए थे। अब सेकंड लोगोस के आने के बाद में इनके अंदर एबिलिटी आ जाती है कंबाइन करने की, और ये ऐसे होते हैं जैसे कोई उतावले बच्चे हों जो को चांस मिल जाए तो फटाफट वो कोई ना कोई आपस में मिलकर कोई गेम खेल लेंगे। तो इनको कुछ सिर्फ डायरेक्शन चाहिए या फोर्स चाहिए या एनर्जी चाहिए। वो फोर्स इनिशियली तो देवास देते हैं, फिर जब ह्यूमन किंगडम्स डेवलप हो जाती हैं तो ह्यूमन किंगडम की जो अपनी एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने कुछ सोचा, मैंने कोई फीलिंग मेरे अंदर आई, तो वो फीलिंग उनके लिए इम्पीटस हो जाती है कि वो फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं उस फीलिंग या उस थॉट के हिसाब से।
ये जो एबिलिटी है इस लाइफ की, इस मैटर के अंदर, इसको एलिमेंटल एसेंस बोला है और एटॉमिक लेवल पे इसको मोनाडिक एसेंस बोला है। बस इतना ही है जितना हमारे को समझना है। बाकी तो हम किताब पढ़ेंगे, ध्यान ध्यान से रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे अपने अपने लॉजिक्स के अंदर, तो हमें और क्लियर ये होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब आज का ये टॉपिक, आज का जो लिया है, यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग पेशेंटली। कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई एडिशन है, यू मोस्ट वेलकम। शिंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? वो आपने तो बहुत बढ़िया you have explained very nicely, and it is really interesting to study the divine plan, because as you said there are 6,000 million monads are there, and our population on the earth is 7 million. 6,000 million monads are there waiting to have human form. See, this divine plan is really amazing. It is really amazing. And what we have to remember that mankind is not left alone to evolve. The whole mankind is not left alone to evolve. He is not orphan actually. Teachers and lawgivers and perfected beings, what we call masters, they are giving us the knowledge of divine plan. Knowledge of this divine plan definitely matters in the growth of human soul. So if humanity would have been left alone to evolve, then we would not evolve into human being, but we would have been animal, brutish, selfish men. So we have with us at this stage, fifth race, like animal tendencies, like self-assertion, selfishness, self-preservation. So let us remember that the body and its energies are the vehicles of the soul, but they have come from animal world. So we must cautiously work for the human regeneration. This is what I want to add. But your explanation is very good. All that, whatever is explained in ancient wisdom, Anibagent, this is all from the secret doctrine on the evolution of man, divine plan. So one must take interest to study divine plan. And Rajiv ji, you have done very nice work to explain this. I am also not having this much capacity to explain as you have very nicely explained. Thank you very much. Thank you very much, Thank you. brother. Thank you. हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो भगत जी, बोलिए बोलिए। बोलिए जी। सर, जैसे अर्थ ग्लोब में सातों जाति वो पूरी हो जाएंगी, तो जो जिस पोजीशन में रहेगा सभी तो एडेप्ट वो नहीं नहीं बनेंगे, होंगे। हाँ। हाँ, तो क्या उसी पोजीशन में आगे के जी ग्लोब जी में जी जी। जाएंगे? जो हम लोग जो हम ह्यूमैनिटी का जो अभी ह्यूमन किंगडम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो उसी लेवल को मेंटेन करते हुए वो परमानेंट ग्रोथ होती है यहाँ पे। वो नेक्स्ट जब प्लैनेट पे जाएंगे, तो वो अप्रोप्रिएट टाइम पे वो जो गाइड कर रहे हैं पूरी एवोल्यूशन को, वो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे उस प्लैनेट के अंदर, और वहीं से उनकी जर्नी फिर स्टार्ट होगी। जैसे कि एक चौथी क्लास के बच्चे का, आज जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो विंटर वेकेशन होता है ना, स्कूल बंद हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो हम कहेंगे प्रलय हो गई या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने का टाइम आ गया। तो वो चौथी क्लास के अंदर ही एंट्री करेगा जब दोबारा स्कूल खुलेगा, तो ऐसा नहीं वो पीछे गिर जाएगा। तो वहीं से आगे उसकी जर्नी चालू होगी।
जब सातों ग्लोब पूरे हो जाएंगे तो सभी मोक्ष को प्राप्त होंगे ही ना। सब नहीं होंगे क्योंकि सबका सबका सात अलग अलग लेवल है एवोल्यूशनरी स्केल में। सब नहीं होंगे। अभी ऐसा यानी ABCDEFG ग्लोब है, इनको पूरा कर लेंगे 7 राउंड में, 7 राउंड में, तो उस समय क्या आपको इसे देखिए, सभी मोक्ष को सब प्राप्त एक होंगे। साथ नहीं होंगे, होंगे सब मोक्ष को प्राप्त। जब हमने अभी जैसे बात करी ना, एक चेन 7 राउंड में जब एक व्यक्ति एक किंगडम के अंदर होता है, एक मोनाड एक किंगडम में होती है, तो ही वो उसको आगे पार कर पाता है। यानी कि जब अगर कोई थर्ड चेन के अंदर, या मान लीजिए आज की डेट पे कोई एनिमल से ह्यूमन बनता है, तो उसको 7 राउंड्स और पार करने पड़ेंगे ह्यूमन किंगडम से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो आज अब जैसे हमें ये बताया गया है कि 5th राउंड के अंदर जो 6,000 करोड़ में से 2400 करोड़ जो है मोनैड्स, वो 7th राउंड के अंदर एडेप्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको उनको जैसे होता है ना कि वो बच्चे आगे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपनी जर्नी, तो उनको साइड पे कर दिया जाएगा और 3600 जो करोड़ हैं वो ही आगे चलेंगे और 7th राउंड को वो पहुंचेंगे। उनमें भी सारे एडेप्ट नहीं बनेंगे। ये पूरा का पूरा इसके अंदर ब्रेकअप जो है वो दिया गया है। तो उसको आप पढ़ लें, सोलर सिस्टम एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वो आप देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। जिनू मास्टर जी, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। थैंक यू प्रदीप महापात्रा जी। ये सवाल आया है कि इफ देयर आर 6,000 करोड़ मोनैड्स इन एवोल्यूशन, सो वी आर इंक्लूडिंग ऑल द किंगडम्स हियर लाइक वेजिटेबल। तो ये हमें नहीं बताया गया है कि भाई जो कितना है, पर मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है 6,000 करोड़ मोनैड्स ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर बताए गए हैं। सबको मिला के नहीं बताया गया। बाकी इसको हम कंफर्म कर लेंगे। और कोई हमारे मेंबर जो कुछ ऐड करना चाहें या सवाल पूछना चाहें? तो थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ विद थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और हम यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other.